हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। इस वीडियो में पहले जो इम्पोर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम समझेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच रखेंगे और प्रीवियस ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स में जो सवाल आ चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उनको हम मिल के अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि हम देखना चाहेंगे कि जो हमने सीखा है उसको हम एग्ज़ाम में किस तरीके से यूज़ भी कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल देखो, आपको पता है कि एनर्जी इज रिलीज्ड बाय वर्च्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। आपको अगर न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, तो आपको दो तरीके से मिलेगी। वो रिएक्शन या तो फिजन हो सकता है या फिर फ्यूजन हो सकता है। इसके ज़रिए आपको अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए या फिर आप किसी न्यूक्लियर सबमरीन को चलाना चाहते हैं, आप प्रपल्शन करना चाहते हैं किसी इंजन का, कहीं भी आपको एनर्जी चाहिए, इन दो मेथड से आपको मिलने वाली है। अब इन दो मेथड्स में भी जो आप फ्यूल यूज़ करोगे वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। ऑलराइट, जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी में वो अनस्टेबल होता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी इज हार्नेस्ड फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियाई एलिमेंट्स विच ईदर कंबाइन फ्यूजन और डिसइंटीग्रेट इन फिजन। फ्यूजन में इन अ नटशेल हम कंबाइन करते हैं, फिजन में डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस से हम यहाँ पर इन अनस्टेबल एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। और ज़रा सिंप्लीफाई करता हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम की। ये जो तीनों फ्यूल्स आप कह सकते हैं ये अनस्टेबल हैं। इनको हम या तो फ्यूजन मेथड से यूज़ करेंगे या फिर फिजन मेथड से यूज़ करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। नाउ जो ये अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं ये रेडियो एक्टिव होते हैं, और ये जो फिनोमेना होता है इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी अकर्स इन अनस्टेबल एटॉमिक एंड न्यूक्लियाई बिकॉज दे डोंट हैव इनफ बाइंडिंग एनर्जी टू होल्ड द न्यूक्लियस टुगेदर। आई एम श्योर आपने न्यूक्लियस देखा होगा, इससे पहले काफ़ी लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है न्यूक्लियस क्या होता है, हमने स्टडी किया एटम को। तो रेडियो एक्टिविटी अगर करती है क्योंकि जो अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई होता है वहाँ पर प्रॉपर बाइंडिंग एनर्जी होती नहीं है न्यूक्लियस को इकट्ठा रखने के लिए, इसलिए वो काफ़ी हद तक वोलाटाइल होते हैं। नाउ ये वोलाटिलिटी होती क्यों है? या तो वहाँ पे ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे या फिर न्यूट्रॉन्स होंगे, इसी वजह से आप यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम में हाई लेवल ऑफ रेडियो एक्टिविटी देखोगे जो एक ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल भी हो सकती है। नाउ जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, प्राइमरली अगर हम बात करें यूरेनियम और प्लूटोनियम की, ये या तो आपको नेचुरली मिलेंगे या फिर इनको आप डिराइव करोगे, मतलब कि इनको आप खुद केमिकल एक प्रोसेस से बनाएंगे। सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर फाउंड नेचुरली एज वेल एज डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस। जो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं उसमें आता है यूरेनियम। यूरेनियम आपको मिलेगा पिच ब्लेंडे से। देखो, अब यूरेनियम आपको ऐसा तो है नहीं कि जहाँ पर मिलेगा वहाँ पे उसकी रेडियो एक्टिविटी काफ़ी हाई होगी। नेचर क्या करती है, ऐसे अनस्टेबल एलिमेंट्स को ओर्स में रखती है। फॉर एग्जाम्पल आप ऑस्ट्रेलिया देखें, वहाँ पे आपको यूरेनियम के बहुत सारे रिजर्व्स मिलेंगे। आप अगर किसी वहाँ पे यूरेनियम माइन में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि रेडियो एक्टिविटी से आपको बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको जो यूरेनियम मिलेगा वो एक और फॉर्म में होगा, उसके आसपास बहुत सारे रॉक सॉयल ने उसको कवर कर रखा होगा। तो इस टाइप के जो ओर्स होते हैं उनको हम कहते हैं पिच ब्लेंडे। ऐसे ओर से आपको मिलता है यूरेनियम। तो यूरेनियम आपको नेचर से मिल जाता है, ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है। काफ़ी यूरेनियम आपको दुनिया भर में मिलेगा। फॉर एग्जांपल कजाकिस्तान, कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। सिमिलरली जो थोरियम होता है ये आपको मिलेगा मोनाजाइट सैंड से। ठीक है, इंडिया में यूरेनियम के रिजर्व्स बहुत ज़्यादा कम है, थोरियम के रिजर्व्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। तो ये आपको याद रखना है कि थोरियम इज ऑब्टेन फ्रॉम मोनाजाइट सैंड्स। अब ये तो हमको मिल गए नेचर से, अनस्टेबल एलिमेंट जिसको हम यूज़ कर सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। इसके बाद एक और एलिमेंट होता है जो हम खुद बना सकते हैं इन नेचुरल एलिमेंट से, प्राइमरली यूरेनियम से। इसका नाम है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम आपको नेचर में नहीं मिलेगा। प्लूटोनियम की कोई खदान नहीं होती, किसी देश में प्लूटोनियम के रिजर्व्स नहीं है। हर जगह यूरेनियम को एक केमिकल प्रोसेस से गुजार कर हम प्लूटोनियम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद प्लूटोनियम को यूज़ कर सकते हैं फॉर एनी फॉर्म। आपको अगर यहाँ पे कोई प्रपल्शन के लिए यूज़ करना है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करना है, इट कैन बी यूज्ड। तो ये हमने यहाँ पर समझ लिया बेसिक स्ट्रक्चर। नाउ मैं अगर यूरेनियम ग्लोबल रिजर्व्स की बात करूँ प्रिसाइसली, तो यहाँ पे 3 जो कंट्रीज़ हैं उनका मेंशन मैं करना चाहता हूँ। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि
यूरेनियम रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो देखिए सबसे ज़्यादा यूरेनियम के रिजर्व्स आपको मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। अराउंड 1/3 ऑफ ग्लोबल रिजर्व्स आर फाउंड इन द कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सेकंड नंबर पे है कजाकिस्तान, 12% ऑफ ग्लोबल रिजर्व्स आर फाउंड इन कजाकिस्तान। फिर है कनाडा। इवन दो ऑस्ट्रेलिया के पास 1/3 ऑफ ग्लोबल रिजर्व्स हैं, ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है यूरेनियम का। कजाकिस्तान की लोकेशन इतनी अच्छी है सेंट्रल एशिया में, चाइना पास में है, रशिया पास में है, यूरोप से भी उनकी कनेक्टिविटी है, तो इसलिए आज के टाइम में कजाकिस्तान सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है यूरेनियम का। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह भी है कि इवन दो ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम तो बहुत सारा है, उनके पास कोई न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग फैक्ट है। इसको आप अगर कंपेयर करोगे जापान से तो वहाँ पे स्थिति काफ़ी डिफरेंट है। जापान अपनी 30% इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर रिएक्टर से प्रोड्यूस करता है। अब हमने बात कर ली फ्यूल की कि ये अनस्टेबल एलिमेंट होते हैं, प्लूटोनियम, यूरेनियम, ये सब हमने बात कर ली। अब बात करते हैं कि किस रिएक्शन से आप न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। यहाँ पे ऑफ कोर्स दो कैंडिडेट्स हैं सामने, बस न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। इनको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। न्यूक्लियर फिजन, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच न्यूक्लियस ऑफ एटम स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर स्मॉलर फ्यूल। जो मैंने आपको पहले बताया था कि न्यूक्लियर फिजन में हम डिसइंटीग्रेट करने के प्रोसेस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो न्यूक्लियस है एटम का, इट स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर न्यूक्लियाई, और इससे आपको मिलेंगे फिजन प्रोडक्ट्स, यूजुअली सम फिजन बाय प्रोडक्ट्स। जो ये बाय प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें फ्री न्यूट्रॉन्स होंगे, फोटॉन्स होंगे, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन से सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं एज गामा रेज एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द फ्रैगमेंट्स। तो जो ये बेसिक रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फिजन का, ये आपके सामने है। यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे ये पूछेंगे नहीं, मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है टू इवेंचुअली प्रोड्यूस एनर्जी। ये आपके सामने एक और एग्जांपल है, डिसइंटीग्रेट किया जा रहा है। नाउ इसके कंपैरिजन में आप अगर न्यूक्लियर फ्यूजन को देखोगे तो वहाँ पे कंप्लीटली डिफरेंट है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच 2 लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू प्रोड्यूस हैवियर मोर स्टेबल न्यूक्लियस। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, न्यूक्लियर फ्यूजन में हम कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक हैवियर और ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस हो। ये हम करते हैं न्यूक्लियाई को कंबाइन करके। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंबाइन करके हम फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, उससे हीलियम और न्यूट्रॉन निकल रहा है। बट इवेंचुअली इस पूरे प्रोसेस से एक हैवियर न्यूक्लियाई जब आप बनाते हो तो इससे एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। सो द रिएक्शन इज फॉलोड बाय ईदर ए रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर फ्यूजन की जो रिएक्शंस हैं ये आपके सामने इस तरीके से काम करता है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन के देखिए एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए। एक तो है हाइड्रोजन बॉम्ब, फिर है सन एनर्जी। हमारा जो सूर्य है, आपको क्या लगता है कि सूर्य से जो इतनी हीट प्रोड्यूस होती है, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये किस तरीके से होती होगी? ये न्यूक्लियर फ्यूजन के तरीके से हो रही है। सन अपने आप में आप अगर देखें तो एक टाइप का न्यूक्लियर रिएक्टर है जो फ्यूजन पे काम करता है। सिमिलरली हमने धरती पर एक आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट बनाया है, ये है ITER। इस पर अभी हम बाद में आएंगे, ये थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन ही पूछ रखा है यूपीएससी प्रीलिम्स में, इस पर हम आगे और बात करेंगे। तो ये अभी के लिए याद रख लेना कि जो ITER आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट है ये भी न्यूक्लियर फ्यूजन के अंडर आता है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर को। न्यूक्लियर रिएक्टर इज ए प्लेस वेयर न्यूक्लियर रिएक्शंस टेक प्लेस इन ए कंट्रोल्ड मैनर टू हार्नेस एनर्जी विच कैन बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। बहुत ही सिंपल बात है। एक न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम न्यूक्लियर रिएक्शंस करते हैं कंट्रोल्ड मैनर में। कोशिश ये होती है कि कुछ यहाँ पे विस्फोट ना हो जाए, एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, और इस एनर्जी, इस न्यूक्लियर रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के रूप में इस्तेमाल कर पाएँ। इट इज़ एन असेंबली ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पे, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। और जो न्यूक्लियर फिजन होता है ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होता है। नाउ ये आपके सामने एक बहुत ही बेसिक डायग्राम है, इस पर अभी हम और इलेबोरेट करेंगे कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करता है। ये आपके सामने एक है रिएक्टर प्रेशर वेसल, अंदर यहाँ पे है कंट्रोल रॉड्स। अभी सब बताऊंगा कंट्रोल रॉड्स क्या होते हैं। अभी यहाँ पर जो बेसिक्स हैं पहले ये समझ लो। यहाँ पे आप देखोगे ये है रिएक्टर कोर, ये एक मॉडरेटर का काम करता है। फिर यहाँ पे हम वाटर को यूज़ करते हैं इन 2 वेज। वाटर को हम एज ए कूलेंट यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा प्राइमरी लूप में भी वाटर का हम यूज़ कर सकते हैं विद द स्टीम जनरेटर।
अब इन चीज़ों को समझते हैं जो हमने अभी देखी, मॉडरेटर, कूलेंट वगैरह, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1, मॉडरेटर। Moderators are used to slow down the emitted neutrons which have high velocity range। जो ये रिएक्टर कोर है, जो ये मॉडरेटर है, हमारा यहाँ पर मेन काम ये होता है कि इसको हम यूज़ करें टू स्लो डाउन एमिटेड न्यूट्रॉन्स विच हैव हाई वेलोसिटी रेंज। जो न्यूट्रॉन्स यहाँ पे थम जाते हैं, स्लो जाते हैं, हम इनको फिर से रीयूज़ कर सकते हैं फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। सम कॉमन टाइप ऑफ मॉडरेटर्स आर ग्रेफाइट। मॉडरेटर्स के भी टाइप हो सकते हैं। हैवी वाटर, यहाँ पे आप देखोगे हैवी वाटर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये मॉडरेटर है, यहाँ पे हम हैवी वाटर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे बारेलियम भी एक मॉडरेटर हो सकता है। उसके अलावा बारेलियम ऑक्साइड, कुछ और ऑर्गेनिक लिक्विड्स हम यूज़ कर सकते हैं एमिटेड न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए इनिशियल स्टेज में। तो स्लोइंग डाउन ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड ट्रांसमेलाइजेशन। वैसे माना गया है अब तक जो हमारा एक्सपीरियंस है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, जो हैवी वाटर होता है D2O, ये बेस्ट मॉडरेटर माना गया है न्यूक्लियर रिएक्टर में। हैवी वाटर बाय द वे हम इसको एज ए मॉडरेटर, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ये प्राइमरी लूप में, एज ए मॉडरेटर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आगे इसको एज ए कूलेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये जो ज्ञान प्राप्त किया है हमने, इसी से रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 में एक सवाल आ गया था। बहुत अच्छा सवाल है, इसको पढ़ते हैं मिलके। यहाँ पे लिखा है द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू। सारा जो मैंने आपको बताया कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर का काम क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शंस है, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, इंक्रीज द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, कूल डाउन द रिएक्टर, स्टॉप द न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ऑब्वियसली अभी अभी जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारा आइडिया ये है कि हैवी वाटर का यूज़ करके जो न्यूट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं बहुत ही तेज़ी से, उनको हम थोड़ा सा स्लो डाउन कर लें ताकि सब कुछ कंट्रोल रहे। नाउ कंट्रोल से हम आगे बढ़ते हैं कंट्रोल रॉड्स पे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये डिस्कस करते हैं। द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड यूजिंग ए डिवाइस कॉल्ड कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड्स आर मेड ऑफ मटीरियल्स विच एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स। तो पहले जो मॉडरेटर था, इससे हम जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इनको स्लो डाउन कर रहे हैं। कंट्रोल रॉड से हम न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। द कंट्रोल रॉड्स आर यूज्ड इन इनिशिएटिंग एंड स्टॉपिंग द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन in the nuclear reactor due to the large absorption cross section area. Cadmium and boron rods are used as control rods। ये आपके सामने एक एग्जांपल है कंट्रोल रॉड्स का। ये आप देखोगे ये न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये यहाँ पे इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो द फिजन चेन रिएक्शन लीड्स टू द रिलीज ऑफ 3 times more energy with every neutron। So to prevent this large scale heat and energy emissions, control rods are used। ये आपको बस पता होना चाहिए। इसमें ज़्यादा यूपीएससी इलैबोरेट करके नहीं पूछेगा। जो कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, उनका बेसिक काम क्या होता है वो बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं कूलेंट पे। हैवी वाटर को हमने कहा कि ठीक है ये एज ए मॉडरेटर काम करेगा, एज ए कूलेंट भी ये काम कर सकता है। कूलेंट क्या होता है? एनी केमिकल रिएक्शन वर्क्स ऑन सर्टेन प्रेशर एंड टेम्परेचर। ए कूलेंट रिमूव्स द ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट डेवलप्ड इनसाइड द रिएक्टर कोर। तो बहुत ही सिंपल बात है, जैसे इसका नाम है, रिएक्टर कोर जो है वहाँ पे ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ जो हीट जनरेट हो रही है। आप इतना यहाँ पे न्यूट्रॉन्स को हिला रहे हो, आप एटम्स को डिसइंटीग्रेट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली काफ़ी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो इस दौरान जो हीट आ रही है, जो आप नहीं चाहते इतनी ज़रा हीट आए, उसको कूल करने के लिए आप हैवी वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एक कूलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कूलेंट ज़रूरी नहीं है कि एक हैवी वाटर ही हो, मगर हैवी वाटर ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। दो ए हीट एक्सचेंजर, द कूलेंट ट्रांसफर द हीट टू ए सेकेंडरी थर्मल सिस्टम ऑफ द रिएक्टर। जो यहाँ पे हो रहा है, देखो ये यहाँ पे है ना, ये एज ए कूलेंट हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। इसने हीट सेकेंडरी यहाँ पर स्टेज पर फिर से ट्रांसफर कर दी। सो कूलेंट के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, ये मेन चीज़ है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। पहली बात तो हैवी वाटर, पानी, बहुत ही बेसिक बात है। उसके अलावा काफ़ी जगह आप स्टीम को भी यूज़ कर सकते हैं एज ए कूलेंट। हीलियम को यूज़ किया जा चुका है, CO2, एयर, मोल्टन मेटल, सबको कूलेंट यूज़ कर सकते हैं इन एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। हैवी वाटर आप अगर देखोगे तो सबसे कॉमन है आज के टाइम में भी, जो बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स मेथड से न्यूक्लियर रिएक्टर बनते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ इंडिया में जो कुदाकुलम में बन रहा है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, और उसके अलावा जैतापुर में है, वहाँ पे हम हैवी वाटर को यूज़ करेंगे एज कूलेंट। उसके अलावा कई जगह और है, जैसे फ्रांस है और जर्मनी है, वहाँ पे हैवी वाटर को वो यूज़ करना नहीं पसंद करते, वो कुछ और यूज़ करते हैं ना। इसमें थोड़ा सा और डीप स्टडी करते हैं।
नाउ यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, ऑल कमर्शियल पावर रिएक्टर्स आर बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजन। देखो, हम इंसानों ने अभी तक न्यूक्लियर फ्यूजन को अच्छे से समझा नहीं है। हमको नहीं पता कि सन किस तरीके से न्यूक्लियाई को कंबाइन करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो हमारे अभी बस की नहीं है, काफ़ी हद तक कंट्रोल के बाहर है। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर फिजन मेथड से ज़्यादातर अपने जो रिएक्टर हैं वो चलाते हैं। उस रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए आप या तो प्लूटोनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप यूरेनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, ज़्यादातर आप देखोगे यूरेनियम का इस्तेमाल होगा क्योंकि प्लूटोनियम काफ़ी तक लिमिटेड होता है। आपको बहुत सारा यूरेनियम चाहिए प्लूटोनियम प्रोड्यूस करने के लिए। प्लूटोनियम का इस्तेमाल या तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड कुछ चुनिंदा जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वहाँ पे होता है, या फिर अगर मान लो आपको कोई स्पेस क्राफ्ट भेजना है सोलर सिस्टम के बाहर, जैसे वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, उसको आपको पावर करना है न्यूक्लियर एनर्जी से, तो वहाँ पे आप प्लूटोनियम का यूज़ करोगे क्योंकि इट इज़ अ मच बेटर सोर्स ऑफ इट इज़ अ मच बेटर फ्यूल कंपेयर टू यूरेनियम। तो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है कि फिजन रिएक्टर्स कैन बी रफली डिवाइडेड इनटू 2 क्लास। फिजन रिएक्टर्स को भी आप 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट सस्टेन द फ्यूजन चेन रिएक्शन। पहले तो है थर्मल रिएक्टर। थर्मल रिएक्टर यूज फ्लूइड और थर्मल न्यूट्रॉन्स टू कीप अप द फिजन ऑफ देयर फ्यूल विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रॉन मॉडरेटर। फिर उसके बाद होता है फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर्स। दे यूज फास्ट न्यूट्रॉन्स टू कॉज फिजन in their fuel and do not have a neutron moderator and use less moderating coolants। तो ये 2 टाइप हैं, 2 क्लासिफिकेशन है फिजन चेन रिएक्शन की। नाउ न्यूक्लियर एनर्जी सिनेरियो को भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इज यूज टू प्रोड्यूस 10.4% ऑफ वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी विच अमाउंट्स टू ओवर 2500 बिलियन किलोवाट ईच ईयर। ये एक बहुत ही बेसिक फैक्ट है। न्यूक्लियर एनर्जी आज भी बस अराउंड 10% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है दुनिया भर में। It comes from 450 nuclear reactors with total output capacity of 377 gigawatt operating in 30 countries। इस सब के अलावा 60 और न्यूक्लियर रिएक्टर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसके अलावा 150 के आसपास और प्लान्ड है। कुछ देश हैं जहां पर न्यूक्लियर एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, जैसे कि बेल्जियम, बल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, फिनलैंड, फ्रांस, हंगरी, जापान, साउथ कोरिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूक्रेन आर द कंट्रीज जनरेटिंग 30% और मोर of their electricity from nuclear energy। France generates 3/4 about 75% of its total electricity from uranium। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। नाउ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया को हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। प्री इंडिपेंडेंट फेज की पहले हम बात करते हैं। 1920s और 30s में इंडियन साइंटिस्ट ने क्लोज लिंक्स एस्टैब्लिश करके रखे अपने यूरोपियन साइंटिस्ट और यूनाइटेड स्टेट के साइंटिस्ट के साथ, जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं, उनसे बात करी। जो नई डेवलपमेंट्स हो रही थी उनके बारे में इंडियन साइंटिस्ट को सब कुछ पता रहा। दौलत सिंह कोठारी, मेघनाथ साहा, होमी जे बाबा, R.S. कृष्णन कंडक्टेड पायोनियरिंग रिसर्च इन न्यूक्लियर फिजिक्स इन यूरोप ड्यूरिंग द 1930s। इसका फायदा हमको बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंट फेज में हुआ। In 1944, Homi J. Bhabha, a distinguished nuclear physicist, with the help of J.R.D. Tata, established a research institute, the Tata Institute of Fundamental Research। उसके अलावा J.R.D. टाटा ने और भी जगह जो साइंटिफिक टेम्पर है इंडिया में उसको बढ़ाने में हेल्प किया विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बैंगलोर इन 1944। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है होमी जहांगीर बाबा और यहाँ पे है J.R.D. टाटा। अब बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट फेज की। After India attained independence in 1947, the Atomic Energy Commission was set up in 1948 for framing policies in respect of development of atomic energy in the country। इसके लिए Atomic Energy Act 1948 को इनैक्ट किया गया था to govern atomic energy activities in India। The Department of Atomic Energy was established और उसके बाद Department of Atomic Energy establish किया गया 1954 में as Dr. Bhabha as the secretary to implement the policies framed by the Atomic Energy Commission along with Sir J.R.D. Tata as a member। इन दोनों ने काफ़ी significant role play किया in shaping the policies related to atomic energy program in the country। उसके बाद in 1954 Atomic Energy Commission and all its subordinate agencies including the Tata Institute of Fundamental Research, Nuclear Research Institute at Calcutta University were transferred to the Department of Atomic Energy and placed under the direct charge of Prime Minister's Office। आज तक हम अब इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं।
The commercial nuclear power program of the first stage is being implemented by Nuclear Power Corporation Limited and the second stage by भारतीय नभिकिया विद्युत निगम लिमिटेड। उसके अलावा जो कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम था ये शुरू हुआ 1969 में विद द ऑपरेशन ऑफ तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। ना यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के आपको यहाँ पे दिखेंगे साइट्स। ऑलराइट, द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑपरेटिंग अंडर कंस्ट्रक्शन एंड प्रपोज इन इंडिया आर शोन इन द मैप हियर। एट प्रेजेंट द इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी इज 1.9% ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ये आपके सामने लिस्ट है ऑपरेशनल प्लांट्स की इन इंडिया और ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्लांट्स की लिस्ट है। ये वीडियो पॉज करके आप व्यू कर सकते हैं। नाउ अब हम कुछ बात करते हैं इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। फिर इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस है वो हम करेंगे। द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम वाज कंसीव्ड बेस्ड ऑन यूनिक सीक्वेंशियल 3 स्टेजेस associated technologies to aim at optimum utilization of indigenous nuclear resource profile of modest uranium and abundant thorium resources. This sequential 3-stage program is based on closed fuel cycle where the spent fuel on one stage is reproduced to produce the fuel for the second stage. तो जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसमें हमने बेसिकली ये किया है कि मॉडेस्ट अमाउंट ऑफ यूरेनियम हम यूज़ करेंगे, क्योंकि यूरेनियम ऑफ कोर्स इंडिया को उस वक्त कोई प्रोवाइड करने को तैयार था नहीं और इंडिया भी IAEA का मेंबर नहीं बना था। तो हम बेसिकली यहाँ पे इस 3 स्टेज प्रोग्राम से आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरेनियम को हम पहले यूज़ कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं, फिर इवेंचुअली इससे हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं स्टेज 3 में। तो द फर्स्ट स्टेज कंप्राइजेस ऑफ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स fueled by natural uranium containing 0.7% of uranium-235 and 99.3% uranium-238. The second stage comprising of fast breeder reactors are fueled by mixed oxides of uranium-238 and plutonium-239 recovered by reprocessing the first stage spent fuel. तो जैसे मैंने आपको बताया हमारा जो 3 स्टेज प्रोसेस था इसमें हम पहले जो फ्यूल यूज़ करते थे उसको कोशिश करते थे कि उसको रिकवर किया जाए रीप्रोसेस से, और उससे हमको यूरेनियम-238 और प्लूटोनियम-239 मिल जाता था। इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर plutonium-239 undergoes fission producing energy and producing plutonium-239 by transmutation of uranium-238. तो जो FRBS है ये एक तरीके से प्रोड्यूस करते थे मोर फ्यूल then they consume, hence plutonium inventory can be built up by feeding uranium-238. तो जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था प्लूटोनियम हम बनाते ही हैं, तो इंडिया ने ओवर द इयर्स ये सीख लिया। जब हमारे ऊपर प्रतिबंध लगे थे हमको यूरेनियम बहुत ही मुश्किल से मिलता था, तो कुछ जो यूरेनियम हम इंपोर्ट कर पाते थे बहुत ही डिफिकल्टी से विद द हेल्प ऑफ USSR एंड सम अदर एलाइज। इसमें हमने ये सीख लिया कि इस यूरेनियम को हम प्लूटोनियम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सेकेंड पॉइंट ये है थोरियम-232 विच कॉन्स्टिट्यूट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व इन इंडिया। दुनिया के पास थोरियम-232 का सबसे ज़्यादा रिजर्व है। इज़ नॉट फिसल देयरफॉर नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू अ फिसल मटीरियल। यूरेनियम-233 बाय ट्रांसम्यूटेशन in a fast breeder reactor. This is to be achieved through second stage of the program consisting of commercial operation of fast breeder reactors. तो उसके बाद हमने ये सोचा कि सेकंड स्टेज में हमारे पास जब यूरेनियम से प्लूटोनियम आ जाएगा तो इसमें हमने ये फोकस किया कि सेकंड स्टेज में जब हमारे पास बहुत सारा प्लूटोनियम बिल्डअप हो जाएगा उसके बाद हम थोरियम-232 को यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे एज ब्लैंकेट मटीरियल टू बी कन्वर्टेड टू यूरेनियम-233। तो इससे बेसिकली हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं और ओवरऑल जो हमारा फ्यूल था वो खर्च नहीं हो रहा, ऑलमोस्ट सारा फ्यूल हम बचा रहे हैं। सो इन दिस कंटेक्स्ट द फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज बीइंग डेवलप्ड इंक्लूड एक्सेलरेटर ड्रिवन सिस्टम्स एंड एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। इसी से रिलेटेड यूपीएससी ने 2012 में एक सवाल पूछा था। सवाल काफ़ी हद तक हल्के होते हैं, हमने काफ़ी डीप अभी स्टडी करी है इस पर। तो ये एक क्वेश्चन है, पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। टू मीट इट्स रैपिडली ग्रोइंग एनर्जी डिमांड सम ओपाइन, मतलब कुछ ओपिनियन रखते हैं दैट इंडिया शुड परस्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन थोरियम एज द फ्यूचर फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इन दिस कंटेक्स्ट व्हाट एडवांटेज डज थोरियम होल्ड ओवर यूरेनियम। तो बेसिकली ये कह रहे हैं, कुछ लोग मानते हैं कि सिंस हमारे पास थोरियम इतना सारा है हमें इस पर रिसर्च करनी चाहिए और ओवरऑल थोरियम का क्या एडवांटेज है ओवर यूरेनियम। देखो पहली बात तो ये है थोरियम इज़ फार मोर एबंडेंट इन नेचर देन यूरेनियम। यूरेनियम थोरियम दोनों आपको कुदरत से मिलेंगे, मगर
नेचर में आपको थोरियम बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि यूरेनियम की तरह यहाँ पे हमको डर है कि एक टाइम पे सप्लाई खत्म हो जाएगी। थोरियम की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी लंबे समय तक इसकी सप्लाई चलती रहेगी। फिर सेकेंड स्टेटमेंट ये है, ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट मास ऑफ माइंड मटीरियल थोरियम कैन जनरेट मोर एनर्जी कंपेयर टू नेचुरल यूरेनियम। ये बात भी सही है कि ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट मास ऑफ माइंड मटीरियल थोरियम कैन जनरेट मोर एनर्जी कंपेयर टू नेचुरल यूरेनियम। फिर थर्ड बात यह है कि यूरेनियम से, फिर थर्ड पॉइंट यह है कि थोरियम से जब आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हो तो जो हार्मफुल वेस्ट है वो काफ़ी हद तक कम प्रोड्यूस होता है कंपेयर टू यूरेनियम। जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, इजी क्वेश्चन था, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं। नाउ ये तो हमने फिजन के बारे में अच्छे से बात करी कि फिजन में किस तरीके से प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम को इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा लंबा प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं फ्यूजन के बारे में। नाउ फ्यूजन को भी स्टडी करने की इंसानों ने बहुत कोशिश करी। इसका एक शाइनिंग एग्जाम्पल है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER, आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट। ये क्या है देखो, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग कमर्शियल एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन। इसको लॉन्च किया गया था नवंबर 1985 में एट द जेनेवा सुपर पावर समिट। इसमें बहुत से कंट्रीज मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूजन से हम कमर्शियल लेवल पर एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएँ। आज भी इसको हम परफेक्टली मास्टर नहीं कर पाए हैं, इस पर काफ़ी कुछ तरक्की करनी बाकी है। फॉर इंस्टेंस, फ्रॉम 50 मेगावाट ऑफ पावर इनपुट द ITER मशीन इज डिज़ाइन टू प्रोड्यूस 500 मेगावाट ऑफ फ्यूजन पावर, मगर अभी भी ये थोड़ी सी अनस्टेबल है। नाउ ये आपको बताना चाहिए कि 7 ITER मेंबर्स हैं, इन्होंने साइन किया था ITER एग्रीमेंट इन पेरिस ऑन नवंबर 21, 2006। इसमें जो इनिशियल सिग्नेटरी कंट्रीज थी इनके बारे में आपको बताना चाहिए। सोवियत यूनियन, उस वक्त USSR था, आज के टाइम में रशियन फेडरेशन है। फिर USA, यूरोपियन यूनियन, जापान, और बाद में इसको चाइना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब कि साउथ कोरिया, और इंडिया ने ज्वाइन किया था इसको 2005 में, थोड़ा सा लेट, मगर आज भी इंडिया इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। टोटल यहाँ पे फाइनेंसेस जो हम यूज़ करते हैं इसमें से 40% यूरो कंट्रीब्यूट करता है, बाकी जो सारी कंट्रीज़ है वो 10% इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करती हैं। अभी के लिए इंडिया, चाइना और साउथ कोरिया, वेरियस और कंट्रीज़ को कंबाइन करके अभी तक इसको 35 कंट्रीज़ ने ज्वाइन कर लिया है और यहाँ पे कोलैबोरेट कर रही हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो ITER है विल बी द फर्स्ट फ्यूजन डिवाइस टू प्रोड्यूस नेट एनर्जी। इंडियन एजेंसी जो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं ये है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और नेशनल प्लाज्मा रिसर्च सेंटर जो पुणे में लोकेटेड है। अच्छा, ITER जो है, ये जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं फ्यूजन रिएक्टर की, ये कहाँ पे बन रहा है, ये है कहाँ पर, तो ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है सदर्न फ्रांस में। ये आपको याद रखना है, जो फ्रांस है उसका सदर्न पार्ट। इसको बताया जा रहा था कि ऑपरेशनल बना देंगे 2016 तक, मगर अब ये डिले हो गया है और उम्मीद की जा रही है कि 2020 तक इसमें कोई तरक्की हमको दिखेगी, कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ पे साइंटिस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन मेथड को भी स्टडी कर पाएँ और कुछ इसका यहाँ पे हमको जानने को मिले। अब इस सब से रिलेटेड UPSC ने 2016 में ये सवाल पूछ लिया था इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर पे। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है ITER का। जैसे मैंने आपको बताया 10% जो फाइनेंसेस है इंडिया भी कंट्रीब्यूट कर रहा है वहाँ पे। इफ़ दिस एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स, अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो इससे इमीडिएट एडवांटेज इंडिया को क्या मिलेगा? ऑप्शन आपके सामने है। इससे इंडिया थोरियम इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देगा इंस्टेड ऑफ यूरेनियम इन पावर जनरेशन। ओके। सेकेंड स्टेटमेंट ये कहती है कि इससे ग्लोबल रोल मिलेगा सैटेलाइट नेविगेशन में। फिर है कि इट कैन ड्रास्टिकली इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ फिजन रिएक्टर्स इन पावर जनरेशन। इससे जो ऑलरेडी फिजन पावर्ड हमारे रिएक्टर्स हैं उनको और इम्प्रूवमेंट मिलेगी। फाइनली इससे हम फ्यूचर रिएक्टर्स बना पाएंगे पावर जनरेशन के लिए। तो ऑब्वियसली देखिए, आप देख पा रहे होंगे UPSC जो सवाल पूछता है, अगर आपको कुछ बेसिक्स पता हो तो आप आराम से आंसर कर सकते हो। और यहाँ पर भी ऐसा ही है, इन्होंने इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के कुछ डिटेल्स नहीं पूछे, बस ये पूछा है कि ये बेसिकली किस तरीके से इंडिया के लिए यूज़फुल होगा। तो ऑब्वियसली एक बार अगर हम सीख लें कि फ्यूजन रिएक्टर कैसे काम करते हैं तो इंडिया के लिए ये यूज़फुल होगा, हम भी अपने देश में फ्यूजन रिएक्टर बना पाएंगे। एक और सवाल पूछा गया था इसी टॉपिक से रिलेटेड UPSC प्रीलिम्स 2008 में। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस इज इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर प्रोजेक्ट टू बी बिल्ट। ऑब्वियसली
फिर से हमने डिस्कस किया अभी, ये बन रहा है सदर्न फ्रांस में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड वी हैव कवर्ड सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग न्यूक्लियर एनर्जी। सो ये है एंड हमारे लेक्चर का। थैंक्स फॉर लिसनिंग।